ओके जी, सो आज से हम जनरल एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। फ्रेश सब्जेक्ट है, ठीक है, सब के लिए। तो इसमें बेसिक टर्म से हम स्टार्ट करेंगे कि जनरल एनाटॉमी में सबसे पहले तो लेके डेफिनेशन कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। तो डेफिनेशन के अंदर लेके अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we deals branch of medical science in which we deal about the structure and relations of internal organs दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि हम वो स्टडी करते हैं जिसमें हमें इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और उसकी रिलेशन समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल इससे मुराद ये है कि अगर लीवर है तो वो कहाँ पे है, सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है, फिर लीवर जनाब अंदर से कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, फिर लीवर के फ्रंट में क्या है, बैक में क्या है, लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। सो दैट इज कॉल्ड रिलेशंस। उसको क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। या स्प्लीन है वो लेफ्ट साइड पे है। अगर एक पेशेंट आता है वो कहते हैं कि मेरे दाएं तरफ पेट में ऊपर वाले हिस्से में दर्द है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे है क्या चीज़, यहाँ पे लीवर है या गल ब्लैडर है। अगर पेट के बाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में दर्द है तो फिर ये स्प्लीन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू डील द पेशेंट तो उसकी जहाँ पे पेन है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी इंटरनल ऑर्गन है। फिर उस ऑर्गन में अगर हमने कोई सर्जरी करनी है या उसकी कोई डीलिंग करनी है तो ये भी पता होना चाहिए कि इसके लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक में कौन से अदर ऑर्गन है। उनको हम क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। देखिए इसकी मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिंपल मिसाल। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीवर है, तो देखिए लीवर के बारे में, अगर लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, वो लीवर है। अगर हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लीवर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, ठीक है, कि लीवर कैसा है, इसके लोब्स कितने हैं, इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर मतलब किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर डिस्कस करना, ये क्या है, ये एनाटॉमी है। क्या है, एनाटॉमी। फिर स्ट्रक्चर के बाद ये देखना कि बॉडी के लिए लीवर क्या कर रहा है, तो इसका क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन को डिस्कस करना किसी भी ऑर्गन के, इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। अब आप लोगों को पता है कि लीवर का काम अनकंजुगेट बिलिरुबिन से क्या बनाना, कंजुगेट। लीवर का काम क्लॉटिंग फैक्टर बनाना है, एल्ब्यूमिन बनाना है और मेटाबॉलिज्म करना है। ये सारा का सारा क्या है, फिजियोलॉजी। देखिए मेडिसिन थोड़ा सा सोच के पढ़े, और अगर उस फिजियोलॉजी में अप डाउन आ जाए तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। और पैथोलॉजी के खिलाफ जो ड्रग देते हैं ताकि उसको फिर से नॉर्मल करे, वो फार्माकोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ये मेडिसिन घूमती है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना वो एनाटॉमी के अंदर आते हैं, और उस ऑर्गन की फंक्शन के बारे में जानना ये किसके अंदर आती है, फिजियोलॉजी के बारे में आती है। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो एनाटॉमी के स्पेशल हमारे पास टॉपिक है उसमें लेके इम्पोर्टेंट टर्म्स, एनाटॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे आखिर में, जिसके अंदर आएगा आइटस। कौन सा वर्ड आएगा, आइटस। याद रखें जिस वर्ड के आखिर में आइटस आ जाए इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो एनी वर्ड विच इज एंडिंग ऑन आइटस इट विल शोज इन्फ्लेमेशन। ये हमें क्या बताएगी, इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़, डेफिनेशन लेके कि व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे लेके द रिस्पॉन्स, नॉर्मल रिस्पॉन्स, या लेके द रिस्पॉन्स, लेके द रिस्पॉन्स या रिएक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू अगेंस्ट पैथोजन या इंजर्ड टिश्यू, या इंजरी भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को जनाब कहते हैं स्वेलिंग है, नहीं,
इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होती है, लेकिन स्वेलिंग खुद इन्फ्लेमेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, और बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज करे, तो उस डैमेज पार्ट के खिलाफ नॉर्मल टिश्यू रिस्पॉन्स करती है। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। दैट इज गुड और बैड? दैट इज गुड वन। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का इनसाइड वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। ये क्या है? म्यूकोजा है। मैं कहता हूँ बाहर से कोई पैथोजन आया है, पैथोजन से यहाँ पे मुराद बैक्टीरिया है, पैथोजन से मुराद वायरस है या फंजाई है, एनीथिंग दैट कम फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्राई टू डैमेज द बॉडी, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। अगर ये पैथोजन स्टमक के अंदर आया है और इसने यहाँ से लेके इस एरिया तक डैमेज किया है, अब देखें, सो दिस एरिया इज नाउ इंजर्ड एरिया। इसको क्या कहते हैं? इंजर्ड एरिया। अब ये वाला एरिया स्टिल स्टमक के अंदर क्या है? नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल एरिया के अंदर चेंज आएगा और वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स शो करेगा ताकि इस पे हम किसके खिलाफ रिएक्ट कर सकें? पैथोजन। सो द रिस्पॉन्स शोड बाय द नॉर्मल एरिया अगेंस्ट या टुवर्ड इंजर्ड एरिया या अगेंस्ट पैथोजन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगर ना होती तो अंदर से हम डैमेज होते रहते, लेकिन बाहर से हमें पता ना चलता। अगर बॉडी में कोई इंजरी हो जाए या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम पे सिम्टम्स आते हैं, लाइक रेडनेस आती है, लाइक पेन होता है या फीवर होता है। ये सारे के सारे जो सिम्टम है ये किसकी वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या है? इम्यूनोलॉजिकल। तो यहाँ पे लिखे इट इज द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये बॉडी की एक इम्यूनोलॉजिकल क्या है? रिस्पॉन्स है। और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे लेके फीचर्स या साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। प्लीज़ याद रखें एमसीक्यूज में यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आती है फर्स्ट ईयर के अंदर। जब नॉर्मल टिश्यू इंजर्ड टिश्यू के खिलाफ रिएक्शन करें तो उसकी रिजल्ट में जो चेंजेस आती है उस एरिया के अंदर लेके स्वेलिंग होगी। क्या होगी? स्वेलिंग। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग तो होती है, लेकिन स्वेलिंग खुद इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन मेडिकल टर्म में याद रखें, शाबाश, इफ देयर इज स्वेलिंग इन इन्फ्लेमेशन दैट विल बी नोन एज, शाबाश, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से किसी जगह की स्वेलिंग होती है इसको हम ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। अब पॉइंट याद रखें, ट्यूमर तो वैसे हम कैंसर को कहते हैं, लेकिन ये कैंसर नहीं है। ट्यूमर के अंदर एक मास होता है और मास मीन स्वेलिंग को कहते हैं। इसका मतलब कि अगर मेडिकली कोई पूछे क्या ट्यूमर का मतलब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आंसर इज ऑलवेज स्वेलिंग, उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। फिर अगर ये जो टिश्यू है ये इस इंजर्ड टिश्यू के खिलाफ एक्शन करें तो यहाँ पे नर्व एंडिंग या कुछ नर्व या न्यूरॉन इरिटेट हो सकती है कि नहीं, और उस नर्व एंडिंग की वजह से, इरिटेशन की वजह से उस जगह पे हमें क्या फील होता है? पेन। सो देयर विल बी पेन। पेन जो है ये नर्व एंडिंग की इरिटेशन से होती है। और अगर इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या हो जाए? पेन, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, इसको हम एक नाम देते हैं रूबर। इसको हम क्या कहते हैं? रूबर। सो रूबर इज द वर्ड यूज फॉर पेन इन द इन्फ्लेमेशन। ये एमसीक्यूज है सारे। तो रूबर का मतलब क्या होता है? पेन। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लेके, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वो एरिया जनाब वार्म होगी, हीट। इसमें क्या होगी? हीट। हीट का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा ऊपर से गिर जाता है और उसकी जनाब ये जगह लग जाती है। अब मतलब एक बच्चा है वो ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से गिर गया और उसकी ये जगह लग गई, ये एक्सीडेंट में कोई बंदा लग गया तो इसका ये एरिया इंजर्ड हो गया, इसके खिलाफ नॉर्मल टिश्यू क्या शो करेंगे? रिस्पॉन्स। तो इंजरी के बाद वो जगह स्विलअप हो जाती है कि नहीं? इसमें स्विलिंग आ जाती है। स्विलिंग से मुराद ये है कि दैट इज ट्यूमर। उस जगह में दर्द भी होता है, फिर वो बंदा कहता है कि इस जगह पे हाथ ना लगाए, मुझे दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड रूबर। और जब आप उस एरिया को टच करेंगे जहाँ पे इंजरी है तो वो कोल्ड होता है कि वार्म होता है, वार्म। हीट, हीट को हम केलर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड केलर। सो केलर इज द टर्म यूज फॉर वार्म या हीट इन द इन्फ्लेमेशन साइट। नेक्स्ट देखें अनदर थिंग, इसमें जनाब द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें पेन भी होता है, इसमें स्वेलिंग भी होता है, इसमें हीट भी होता है, इसमें रेडनेस होती है। क्या होती है? रेडनेस। यहाँ पे लेके इसमें जनाब रेडनेस भी होता है। एक मिनट, हेलो सॉरी, ये जो रूबर है ये रेडनेस को कहते हैं। आर फॉर आर होता है, इसको डॉलर लेके, इसको क्या लेके? डॉलर। इसको हम डॉलर कहते हैं, ठीक है। सो डॉलर फॉर पेन, रूबर फॉर दी रेडनेस।
और आखिर में लेके लॉस ऑफ फंक्शन। क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शन। आप लोगों को खुद पता है कि अगर कहीं पे इंजरी हो जाए, कोई जगह लग जाए, तो उस पर फिर बंदा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरिया में जब तक उसको रेस्ट ना दिया जाए, उस पर 4-5 दिन गुजर ना जाए, तब तक उस एरिया पे हम नॉर्मल काम नहीं कर सकते। और लॉस ऑफ फंक्शन को याद रखें, फंक्शियोलूसिया कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शियोलूसिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शियोलूसिया। तो फंक्शियो का मतलब है फंक्शन और लूसिया मीन लॉस, तो लॉस ऑफ फंक्शन एट दैट एरिया इज कॉल्ड फंक्शियोलूसिया। तो ये जो टर्म्स है, अगर इसके साथ ये याद रखेंगे, दैट इज एनाटोमिकल टर्म्स, ये एनाटोमिकल टर्म्स है एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स आल्सो। तो सुन ले, 2-3 चीज़ें याद रखें कि अगर बॉडी के अंदर चाहे एक्सटर्नल पार्ट में हो या इंटरनल पार्ट में, जहाँ पे बाहर से आने वाला पैथोजन इंजरी करे और उस इंजरी साइट के खिलाफ नॉर्मल टिश्यू रिस्पॉन्स करे, उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। अब उस रिस्पॉन्स की वजह से उस एरिया में कुछ चेंजेस आएगी, और वो चेंजेस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? 5 चेंजेस। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन या इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो उसमें नंबर 1, दैट साइट विल बी स्वेल अप, उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। उस एरिया में पेन होगा, दैट इज कॉल्ड डॉलर। वो एरिया रेड होगा, इसको रूबर कहते हैं। और उस एरिया के अंदर हीट होगी, उस एरिया को आप टच करेंगे तो उसमें वार्मनेस होगी, इसको केलर कहते हैं। और उस एरिया पे बंदा काम नहीं कर सकेगा जो नॉर्मल करता था, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ फंक्शन या फंक्शियोलूसिया। अब अगर इन्फ्लेमेशन ये कम टाइम तक हो, दैट इज गुड वन, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन लॉन्ग रन में चला जाए, दैट विल बी वेरी बैड। तो इन्फ्लेमेशन फॉर ट्रांजिएंट टाइम इज अ गुड वन, बट फॉर लॉन्ग टाइम इट इज वेरी बैड। तो इन्फ्लेमेशन का एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है जी। सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी अंदर से डैमेज हो जाती और हमें ना दर्द होता, ना वो एरिया स्वेलअप होता, तो हमें पता भी ना चलता, तो फिर वाइटल ऑर्गन को डैमेज होती रहती, लेकिन हमें बाहर से पता ना चलता। तो कैन वी विजिट टू द क्लिनिक? नो। हम क्लिनिक तब जाते हैं जब इंजरी के बाद हमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं, और ये सिम्टम्स किस रिएक्शन की वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसलिए इन्फ्लेमेशन इज अ गुड रिस्पॉन्स, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट टर्म, ये हम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो एनाटॉमी के अंदर हम आगे यूज करेंगे बार बार। द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एक्टोमी। एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्टोमी। एक्टोमी जिसके आखिर में आता है, इट्स मीन रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन की रिमूवल के अंदर आखिर में क्या आएगी? एक्टोमी। तो यहाँ पे लिखे रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एक्टोमी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेके अपेंडेक्टोमी। क्या होता है? अपेंडेक्टोमी। अगर एक पेशेंट है, उसको अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो अपेंडिसाइटिस का हल ये है कि उसकी अपेंडिक्स को हम सर्जिकली क्या करें? रिमूव करें। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। हम कहते हैं ना प्लाने बंदे की अपेंडेक्टोमी हुई है। अपेंडेक्टोमी का मतलब यह है कि अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव किया गया है, क्योंकि जिस वर्ड के आखिर में एक्टोमी का वर्ड आ जाए, इट्स मीन कि वो ऑर्गन बॉडी से क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल आता है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी, ये भी याद रखें, इसमें एक्टोमी है कि नहीं? कोलिसिस्टेक्टोमी मीन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। हम सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टोन, दैट इज कॉल्ड गॉल स्टोन। क्या? गॉल स्टोन। और स्टोन का हल ये है कि हम गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करें, उस सर्जरी को हम कोलिसिस्टेक्टोमी। कुछ लोगों में टॉन्सिलाइटिस होता है। क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस। तो हम उस टॉन्सिल को, अगर उसको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसका बेस्ट हल यह है कि उसको सर्जिकली रिमूव करें। उस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। तो रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस, इसकी इंडिकेशन यह है कि वी विल गो फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। फीमेल के अंदर क्या होता है, कभी कभार यंग फीमेल होती है, वो ब्रेस्ट के ऊपर एक स्वेलिंग महसूस करती है, एंड दैट स्वेलिंग इज इंक्रीजिंग इन द साइज। एनी स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट इज कॉल्ड लंप। इसको क्या कहते हैं? लंप, LUMP, लंप। अब उस लंप से हम फिर बायोप्सी लेते हैं, नाम सुना है कि नहीं? और बायोप्सी के अंदर देखते हैं कि ये कैंसरस लंप है या नहीं है। अगर वो लंप जो है वो कैंसरस है, तो हम फिर ब्रेस्ट से उस लंप को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड लंपेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? लंपेक्टोमी। लेकिन अगर एक फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, और उस कैंसर की वजह से उसकी एक्सिलरी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है,
तो इसका मतलब इसका हल यह है कि इससे पूरी ब्रेस्ट को हम रिमूव करें, इसको हम मैस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्टेक्टोमी। वैसे नाम आप लोगों को अगर लिखना है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड मैस्टेक्टोमी। इसका मतलब यह है, मैस्टेक्टोमी से मुराद यह है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है और वो मेटासिटाइज कर रहा है या करने वाला है तो उसका बेस्ट हल यह है कि हम मैस्टेक्टोमी कर सकें। तो इस कंसेप्ट का मतलब यह है कि आगे जितना भी हम डिस्कस करेंगे, आगे जितना भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और जिस वर्ड के आखिर में एक्टोमी का वर्ड आए, इसका मतलब कि वो आर्गन बॉडी से क्या हो चुका होगा? रिमूव। इसका मतलब रिमूवल है। नेक्स्ट देखिए ओस्टोमी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके आखिर में ओस्टोमी आता है कि व्हाट इज मेंट बाय ओस्टोमी। तो ओस्टोमी के बारे में लिखे क्रिएटिंग होल इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी इंटरनल आर्गन के अंदर अगर हम होल क्रिएट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ओस्टोमी। यहाँ पे लिखे क्रिएटिंग होल इन दी, हाँ जी, इंटरनल आर्गन या इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड ओस्टोमी। फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसके अंदर हम होल क्रिएट करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं, दैट इज कोलोस्टोमी। इसको क्या कहते हैं? कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी से मुराद ये है, कोलोस्टोमी, इसका मतलब ये है, कोलोस्टोमी से मुराद ये है कि कोलोन के अंदर होल क्रिएट करके उस पैथोलॉजी को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड कोलोस्टोमी। एक होता है सल्फिंगोस्टोमी, अनदर इज सल्फिंगोस्टोमी। ये भी लिखे कि व्हाट इज मेंट बाय सल्फिंगोस्टोमी। सल्फिंगोस्टोमी का मतलब ये है, एनीवन कैन टेल मी कि जो फर्टिलाइजेशन है मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, ये किस एरिया में आपस में जायगोट बनाते हैं? शाबाश, हाँ, एम्पुला फर्ट, ओवरीज में। और नेक्स्ट आंसर इज एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब के अंदर कभी कभार जायगोट बनता है, लेकिन जब जायगोट फेलोपियन ट्यूब में बनेगा उसको इम्प्लांट होना है यूट्रस में। तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है? यूट्रस। अगर एक फीमेल में फेलोपियन ट्यूब के अंदर जायगोट बन जाए और वो जायगोट ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाए, यूट्रस में ना चला जाए, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो फिर एबनॉर्मल है। इसके अंदर जो फीटस ग्रो करेगा, ट्यूब इतना है नहीं कि वो फीटस को वो एरिया अलाउ करे कि वो ग्रो कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रोसीजर करते हैं कि हम ट्यूब के अंदर एक होल क्रिएट करते हैं और इससे जो फीटल टिश्यू है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सल्फिंगोस्टोमी। सल्फिंगोस्टोमी इज अ टेक्निक इन द गायनोकोलॉजी इन विच होल इज क्रिएटेड इनसाइड फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम होल को क्या कहते हैं? मतलब सल्फिंगोस्टोमी। तो कहने का मतलब जिस वर्ड के आखिर में ओस्टोमी आ जाए, इट्स मीन उस आर्गन के अंदर क्या करना? होल क्रिएट करना। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ओस्टियो। अगर हम डिस्कस करेंगे आगे, हम एनाटॉमी प्रॉपर पढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म है, जिसने बेसिक टर्म याद किए उसको एनाटॉमी जनाब पढ़ना आसान होगा। इसमें लेके अगर हम यूज करेंगे द वर्ड ओस्टियो, इसमें लेके दिस वर्ड, हाँ, एनाटॉमी के अंदर इसको हम कहते हैं सफिक्स। वर्ड को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। दिस सफिक्स इज यूज्ड फॉर द बोन्स। ये किसके लिए यूज होता है? बोन के लिए। हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। इसका मतलब कि जिस नाम के साथ ओस्टियो का वर्ड आ जाता है, इट विल शो द बोन। ये कोई बताएगा? बोन्स बताएंगे। अब सुन ले, एमसीक्यूज में आता है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओस्टियोब्लास्ट, किसके बारे में? ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये सेल्स होते हैं, जिस बंदे के अंदर बोन्स में ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो बोन स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या है? दे आर बोन बिल्डर। ये बोन को बनाने वाले सेल है। ये बोन के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन करते हैं, ये बोन की मैट्रिक्स को बनाते हैं, और जितना बोन पे हम मैट्रिक्स डिपोजिशन कंक्रीट ज्यादा डालेंगे तो वो स्ट्रांग होगा क्या? नहीं। तो ओस्टियोब्लास्ट के नीचे लेके इट मेक द बोन, इट बिल्ड द बोन। ये बोन को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे लेके इट बिल्ड द बोन। तो इसका मतलब जिस पेशेंट में ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होगी उसके बोन क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। BMD स्टैंड फॉर बोन मास डेंसिटी। इसका मतलब यह है कि बोन मास डेंसिटी या बोन थिकनेस को बढ़ाता है, और इससे बोन क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। एक और सेल आता है एग्जाम में, दैट इज ओस्टियोक्लास्ट। कौन से सेल? ओस्टियोक्लास्ट सेल।
ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये बोन से कैल्शियम लेते हैं, और ऐसे सेल जो बोन से कंक्रीट उठाए तो बोन बिकम स्ट्रांग या वीक हो जाते हैं। तो इसमें लिखे बोन रिजॉर्प्टिव सेल या बोन डिजॉल्विंग सेल, ये वो सेल हैं जो इसे हम बोन को डिजॉल्व कर सकते हैं, इसको ख़त्म करेंगे डिजॉल्व, इसका मतलब ये है बोन डिजॉल्विंग सेल। और आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज ये है कि ओस्टियोक्लास्ट को हम मैक्रोफेज ऑफ द बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज ऑफ द बोन्स। कहने का मतलब यह है कि कभी कभार एग्जामिनर ये सवाल ज़रूर पूछता है, व्हाट इज मैक्रोफेज? मैक्रोफेज इज ईटर सेल्स ऑफ द बॉडी, एनी सेल विच एनगल्फ अदर थिंग दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मतलब हर वो सेल जो दूसरे चीज़ को खाने की एबिलिटी रखे, इनगल्फ करने की एबिलिटी रखे, उसको क्या कहेंगे? मैक्रोफेज। बोन के अंदर अगर अनवांटेड मटेरियल आ जाए तो उसको एनगल्फ करने का काम किसका है? ओस्टियोक्लास्ट। अब सुन ले, ओस्टियोब्लास्ट का काम बोन बनाना है, ओस्टियोक्लास्ट का काम बोन को वीक करना है। और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो, द कंडीशन इज कॉल्ड पेज डिजीज, और इसके अंदर बोन वीक हो जाते हैं तो इजी फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। हम ये आगे पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर। लेकिन जिस टर्म्स के साथ क्या चीज़ आ जाए? ओस्टियो, इट्स मीन वी आर डीलिंग विद द बोन्स। ये किसके साथ डीलिंग होगी? बोन। तो बोन बनाने वाले सेल कौन से हैं? ओस्टियोब्लास्ट। और बोन खत्म करने वाले सेल कौन से हैं? ओस्टियोक्लास्ट। और ऐसा सेल जो खत्म करने का काम करे, किसी चीज को एनगल्फ करने का काम करे, इसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज ऑफ द बोन्स क्या होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। आखिर में 5th नंबर लेके कोंड्रो। जिस टर्म के अंदर कोंड्रो का वर्ड आ जाए, सुन ले, इट्स मीन के कोंड्रो का जो वर्ड है, दिस सफिक्स इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज। ये किसके लिए यूज होता है? कार्टिलेज के लिए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोंड्रो की बात करेंगे, वी विल बी डीलिंग विद कार्टिलेज। फॉर एग्जांपल कोंड्रोसाइट्स। कौन से सेल? कोंड्रोसाइट्स। क्योंकि जो मैच्योर सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स इन द कार्टिलेज, दे आर कॉल्ड कोंड्रोसाइट्स। ठीक है, कोंड्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोंड्रोसाइट। हाउ मेनी कार्टिलेजेस इन द बॉडी वी हैव? एनीवन इन द क्लास? शाबाश, ये तो जनरल नॉलेज में सबको आना चाहिए। बॉडी के अंदर कार्टिलेज की अकसाम कौन कौन सी हैं? वन इज फाइब्रस कार्टिलेज, another is hyaline cartilage and elastic cartilage. Total types of cartilage in our body are 3. Number 1 is hyaline cartilage, fibrous cartilage and elastic cartilage. देखिए ये एयर जो है, एयर पेन्ना या एयर जो है आरिकल, इसमें बोन है कि कार्टिलेज है? ये कार्टिलेज है। और इस कार्टिलेज को अगर हम चाहे, ये फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप को हम मतलब डी शेप भी कर सकते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज है। क्या है? इलास्टिक। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सिर्फ नोट करना चाहे तो लिख ले, द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी इज हाइलिन कार्टिलेज। वो क्या होता है? हाइलिन। इन तीनों में से सबसे जो अबंडेंट कार्टिलेज है वो क्या है? वो हाइलिन कार्टिलेज है। ये एमसीक्यूज आता है। अब यहाँ पे ओस्टियो का मतलब बोन होता है और कोंड्रो का मतलब क्या है? हाँ जी, दैट इज कार्टिलेज। तो थोड़ा बहुत जो एग्जाम के लिए एक 2 एमसीक्यूज के लिए इंपोर्टेंट टेबल है, वो हम ड्रा करेंगे कि बोन्स कार्टिलेज में फर्क क्या है। तो एक साइड पे लेके बोन्स, यहाँ पे लेके बोन्स, और दूसरे साइड पे आप लोग हेडिंग दे दें और कार्टिलेज लेके। सो वी विल डिफरेंशिएट बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो बोन्स है, याद रखें, इट इज दी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है, लेकिन वेरी वेरी हार्ड। यहाँ पे लेके इट इज मेड अप ऑफ, हाँ जी बताएं, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड, हाँ जी, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो बोन्स है ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, बट दे आर वेरी वेरी हार्ड। किसी भी जगह बैठ जाए, इसको जगह से यहाँ से बैठ जाए। ओके, इसका मतलब ये है कि जो बोन्स है, इसको अगर हम चाहे भी तो उसको हम बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बोन्स आर वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब दे आर हार्ड बट दे आर मेड अप ऑफ विच टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बदले कार्टिलेज को कंपेयर करें तो वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लेके इट इज मेड अप ऑफ, हाँ जी, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोन्स है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, लेकिन टेक्सचर दोनों के डिफरेंट है।
एक हार्ड टिश्यू है और एक सॉफ्ट टिश्यू है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस लेके, हाँ जी, बोन्स जो है इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ये क्या होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। इसमें लेके इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। अगर इसको आप फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे इट विल डू फ्रैक्चर, इसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है कार्टिलेज इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, ऑलवेज फ्लेक्सिबल। इसको अगर हम चाहे इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, तो कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसमें लेके मैच्योर सेल्स, याद रखना है मैच्योर सेल्स ऑफ बोन्स, बोन्स के अंदर जो मैच्योर सेल हैं दैट इज ओस्टियोसाइट्स, वो क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये एमसीक्यूज आता है कि जो बोन्स के अंदर मैच्योर सेल है दे आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, लेकिन जो मैच्योर सेल किसके अंदर होते हैं, कार्टिलेज, दे आर कॉन्ड्रोसाइट्स। वेरी गुड, सो मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज दे आर कॉन्ड्रोसाइट्स, दे आर कॉन्ड्रो, क्योंकि कॉन्ड्रो इज द वर्ड यूज फॉर, हाँ जी, कार्टिलेज, और साइट्स का मतलब सेल होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं कि सर हमने तो यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट पढ़ा है, ओस्टियोब्लास्ट आर द इमेच्योर सेल, लेकिन ओस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर सेल्स। तो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स दोनों सेल्स बोन के होते हैं, लेकिन एक इमेच्योर है और एक मैच्योर है। तो इमेच्योर सेल बोन्स के लिए ओस्टियोब्लास्ट है और मैच्योर सेल बोन्स के लिए क्या है, ओस्टियोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में आता है, जो आप लोगों ने भूलना नहीं है, वो ये है बोन्स हैज अ रिच ब्लड सप्लाई, मतलब हड्डी को अपनी ब्लड सप्लाई मिलती है। अगर बोन्स को ब्लड ना मिले तो बोन जो है या हड्डी जो है वो वीक हो जाएगी। देखिए अगर हम खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो हम फीमर की वजह से है, जो फीमर है दैट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इसमें इंसान बैठ भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है, चल भी सकता है, वॉक भी कर सकता है। तो जो हेड ऑफ द फीमर है दैट इज फिट इन द एसिटेबुलम कैविटी ऑफ द हिप जॉइंट। लेकिन अगर इस हेड ऑफ द फीमर को ब्लड ना मिले, उसको न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो कैन दिस फीमर सर्वाइव, नो। इसका मतलब उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे एंड द पेशेंट विल बी, मतलब वो गिर सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप बोन्स को अंदर देके, बोन्स के अंदर वाली साइड, तो उसकी बहुत सारी जो है ना ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे लेके इट हैज ओन ब्लड सप्लाई, बोन को जनाब इट हैज रिच ब्लड सप्लाई। इसका मतलब हर मिनट में बोन्स को जनाब अपनी ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये क्वेश्चन में आते हैं। कार्टिलेज में लेके इट हैज नो ब्लड सप्लाई, तो इसमें लेके मतलब यह है कि इसके ब्रैकेट में लेके कार्टिलेज इज ए वस्कुलर, ये क्या होता है, ए वस्कुलर, इसके अंदर वेसल नहीं होते। यहाँ पे लेके इट हैज नो ब्लड सप्लाई, जो कार्टिलेज है इसके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। अब सवाल यह है कि बॉडी का उसूल यह है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ हो उसको ब्लड मिलना चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं। अब अगर कार्टिलेज है उसको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो ये नियर बाई स्ट्रक्चर से किसके जरिए ब्लड लेगी, डिफ्यूजन के जरिए। तो इफ समवन आस्क यू इफ देयर इज नो ब्लड वेसल इन द कार्टिलेज, हाउ इट सर्वाइव, इट रिसीव द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड फ्रॉम नियर बाई स्ट्रक्चर थ्रू विच प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन बोन्स की अपनी ब्लड सप्लाई है। तो सवाल यह है अगर एक बंदा है उसकी बोन फ्रैक्चर है, क्या है, बोन फ्रैक्चर है, और दूसरे बंदे की कार्टिलेज फ्रैक्चर है, तो कौन सी फ्रैक्चर जल्दी हील होगी, बोन या कार्टिलेज? ये बोन होता है, क्योंकि बोन की ब्लड सप्लाई अपनी है और जितना न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जाएगी वहां पे हीलिंग प्रोसेस क्या होगी, वो क्विक होगी। अब कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो कार्टिलेज विल टेक टाइम टू हील, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। इसका वजह यह है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ब्लड सप्लाई। अनदर थिंग, अगर एक बंदा है उसको ह्यूमरस फ्रैक्चर है, क्या है, ह्यूमरस फ्रैक्चर, और दूसरा बंदा साइड पे पड़ा है बेड पे, उसको जनाब फीमर फ्रैक्चर है, क्या है, फीमर, तो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर जल्दी ठीक होंगे कि लोअर लिम्ब के? हाँ जी, अपर लिम्ब के, क्योंकि अपर लिम्ब को हार्ट से ब्लड सप्लाई जल्दी मिलती है, लोअर लिम्ब को बाद में मिलती है। तो जो स्ट्रक्चर हार्ट के साथ नज़दीक होगा उसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेगी, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस क्विक होगी। आप लोगों ने देखा होगा जिसको नेल का मसला हो, नाखून का मसला, तो ये पेरिफेरी है जहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है, नाखून वगैरह, ये नाखून जब खराब हो जाते हैं तो उसको ठीक होने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसका वजह यह है कि दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बॉडी, चाहे वो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब, यहाँ पे तो बॉडी खत्म होती है, तो उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, पुअर है। जब ब्लड सप्लाई पुअर है तो उसकी हीलिंग भी क्या होती है, स्लो होती है। तो सवाल यह है कार्टिलेज हैज नो ब्लड सप्लाई,
दे आर एवास्कुलर बट दे रिसीव द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर थ्रू विच प्रोसेस? आंसर इज डिफ्यूजन प्रोसेस। किस प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूजन। अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, इट इज मेड अप ऑफ, हाँ जी, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन। ये किससे बना है? कोलेजन टाइप 1। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे बायोकेम में। अब इस पे एनएलई स्टेप 1 में क्वेश्चन भी आते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। ओके, वो कौन सा विटामिन है जनाब जिसकी डेफिशिएंसी से गम ब्लीडिंग होता है? स्कर्वी का नाम सुना है क्या? नहीं। स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी से होती है। क्या? विटामिन सी। हम विटामिन सी क्यों देते हैं? क्योंकि विटामिन सी का काम गम्स के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें कोलेजन बनाना होता है, एंड कोलेजन कैन मेक द वेसल स्ट्रांग। अब जो कोलेजन प्रोटीन है इसके 4 अकसाम है, कोलेजन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ब्लड वेसल के अंदर कोलेजन टाइप 3 होता है। क्या होता है? टाइप 3। अब देखें हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोन्स की। तो अगर हम इस बोन से बी को हटाए तो 1 रह जाएगा कि नहीं? तो इसमें कोलेजन टाइप 1 होता है। इस तरह याद रखें। तो इफ समवन आस्क यू कि जो बोन है, फॉर एग्जांपल हम बोन लिखते हैं बोन, तो बोन के अंदर अगर बी को हटाए तो क्या रह जाएगा? 1। दैट कंटेन कोलेजन टाइप 1। द मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन आवर बॉडी दैट इज टाइप 1 कोलेजन। तो बोन पे, टीथ पे, और ये जहां पे होगा ये उस एरिया को स्ट्रांगर बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रांगर बनाता है। इसमें लेके इट कंटेन कोलेजन टाइप 2। कार्टिलेज के अंदर कौन सा कोलेजन होता है? कोलेजन टाइप 2। इसमें कोलेजन टाइप 2 होता है। लेकिन गुड स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सेप्ट फाइब्रो कार्टिलेज। ये सवाल जो है एनएलई में मिस नहीं होता, तो प्लीज एवरीबॉडी शुड रिमेंबर फाइब्रो कार्टिलेज। अब सुन ले, कार्टिलेज के नाम पे जितने भी आ जाए, चाहे लेरेंजियल कार्टिलेज है, फेरेंजियल कार्टिलेज है, ट्रेकिया की कार्टिलेज है, ईयर कार्टिलेज है, जितने भी कार्टिलेजेस है ऑल कंटेन कोलेजन टाइप 2। कार्टुलेज टाइप 2 कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन एक कार्टिलेज है अल्लाह ने पैदा किया है, एक्सेप्शन, वो सब में से अलग है, वो है कार्टिलेज लेकिन उसमें कोलेजन टाइप 2 नहीं है। वो कार्टिलेज हमारी वर्टेब्रल डिस्क के दरमियान होती है, उसको कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। द कार्टिलेज विच प्रेजेंट इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क दे आर कॉल्ड फाइब्रो कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज के वजह से हम बेंड कर सकते हैं, हम अप डाउन बेंड कर सकते हैं। और इस कार्टिलेज के अंदर याद रखें, ये तो बैक साइड पे हम वजन उठाते हैं तो हमारी मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगती है? बैक पे। तो यहाँ पे कोलेजन स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक? स्ट्रांग। तो 1 होना चाहिए कि 2? 1, क्योंकि जो बोन में होता है, इसलिए फाइब्रो कार्टिलेज को अल्लाह ने टाइप 1 कोलेजन दिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रेशर बेयर करता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑल कार्टिलेजेस इन द बॉडी कंटेन टाइप 2 कोलेजन एक्सेप्ट फाइब्रो कार्टिलेज विच कंटेन टाइप 1 कोलेजन। ये भी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो वही कहते हैं ना कि लकीर के वकील नहीं बने, कि बस कार्टिलेज का नाम है टाइप 2 है। सम एक्सेप्शंस आर देयर एंड दीज एक्सेप्शन केम इन द एग्जाम्स। एक्सेप्शंस पे काम करे और ये एग्जाम आप लोगों से पूछते हैं यार इस बंदे ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट लिखे, ये जो बोन है, बोन, इसके नीचे लिखे कैन वी बेंड द बोन? हाँ जी, नो। तो इसमें नेक्स्ट लिखे इट कैन नॉट बेंड। बोन की बात कर रहे हैं कि जो बोन है इसको हम बेंड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बेंड, वी कैन नॉट बेंड द बोन बिकॉज इट इज अ हार्डर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? हार्डर कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें लेके इट कैन बेंड, इट कैन बेंड द बोन। ये जो मैं आप लोगों को ये डिफरेंस लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जितने भी हैं, once you go back into university, this is one of the 10 MCQs question and 10 marks question के write short note या differentiate bones from cartilage. If you differentiate these two, it means your basic knowledge is good. कल को हम skeletal diseases पढ़ेंगे, but if you don't know the bone cartilage difference, there is no significance. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले इस पे एक प्रॉपर नोट्स इस तरह लिखेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है। आखिर में लेके जो बोन है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। क्योंकि बोन्स मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। क्या? स्केलेटल सिस्टम। तो ये बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं। इसमें लेके इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो बोन की वजह से कि कार्टिलेज? वो कार्टिलेज की वजह से है।
तो मतलब जो कार्टिलेज है ये तो सपोर्टिव भी है, लेकिन याद रखें दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। हाउ द पर्सन इज फ्लेक्सिबल इज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कार्टिलेजेस, क्योंकि फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हमेशा क्या होती है, ये कार्टिलेजेस होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लेके, ये तो नेक्स्ट टर्म में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। ये नाम सुना है कि नहीं? द टर्म इज एबडक्शन। अब सुन ले, एबडक्शन का मतलब यह है कि मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसी मूवमेंट जो हम बॉडी के मिड लाइन से अवे करें, उसका नाम क्या है, एबडक्शन। अब मैं इस बंदे को कहता हूँ इधर आ जाए, एक बंदा आ जाए इधर देख, इसमें आप लोगों ने इधर देखना है, अब लिखना बंद करे, आगे जो टर्म्स आएंगे ना वो सारे यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। माइंड में एक खा का बेटा है, किताब पढ़ने से पहले यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। देखें ये बंदा जनाब, मैं सो कहता हूँ कि लुक इन द फ्रंट, ठीक है, कि फ्रंट पे देख रहे, और इसके हाथ को अगर हम इस तरह करें, तो अगर ये पाम है, क्या है, पाम, अगर दोनों पाम ये इस तरह करे विच इज फेसिंग टुवर्ड यू, ठीक है, इसके दोनों हाथ के जो पाम है ये आप लोगों की तरफ फेस कर रहे हैं, दोनों हाथ उसके बॉडी के साथ टच है, दोनों हाथ बॉडी के साथ टच है, एंड द पेशेंट इज लुकिंग, हाँ जी फॉरवर्ड। अब देखे ऐसा पोजीशन बॉडी का जिसमें बंदा फॉरवर्ड देखे, दोनों हाथ बॉडी के साथ कनेक्ट हो और पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, पाम भी क्या हो, फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल पोजीशन में पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ हैंड आर अटैच्ड टू द बॉडी एंड द इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉरवर्ड, दिस कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसको मैं कहता हूं कि आपका जो राइट हैंड है इसको बॉडी से अवे लेके जाए। अब देखें ये अब हाथ जो है ये बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं, दैट इज एबडक्शन। ये क्या है, एबडक्शन। एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज एबडक्शन। अब देखें कल को आप हाउस जॉब करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, ऑर्थोपेडिक वार्ड में बहुत काम आएगा, और इस तरह अगर काम करेंगे एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। पेशेंट आता है एक्सीडेंट के बाद आता है, और पेशेंट कहता है इस तरह आता है, देखे इस तरह, इसका मतलब ये हाथ लगा हुआ है और पेशेंट दूसरे हाथ की सपोर्ट से वो हाथ पकड़ के लेके आते हैं, क्योंकि इसकी हड्डी टूट गई है तो वो ग्रेविटी के खिलाफ वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस तरह आता है। तो हम कहते हैं कि द पेशेंट मे हैव लेफ्ट साइडेड आर्म फ्रैक्चर एंड द पेशेंट इनिशियली प्रोजेक्टेड विद द लेफ्ट आर्म एडक्टेड। एडक्ट का मतलब यह है कि हाथ बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कुछ लोग इस तरह आते हैं, वो कहते हैं कि बस हाथ को टच ना करे, मैं उसको इतना भी मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत दर्द है। द पेशेंट इज प्रेजेंटेड इन एबडक्टेड पोजीशन। किसके साथ आए हैं, एबडक्टेड। तो अगर कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी हम बॉडी से अवे लेके जाए तो क्या है, एबडक्शन है। लेकिन अगर हम कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी मिड लाइन की तरफ ले जाए तो क्या है, एडक्शन है। अब देख यहाँ पे एक मिनट आप सबर, यहाँ पे ये जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एडक्शन। एड का मतलब जमा करना। कोई भी चीज अगर आप बॉडी से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या है, एडक्शन है। बात समझ रहे कि नहीं? ओके, अब इसको मैं कहता हूं कि आप पाम को जनाब फॉरवर्ड इस तरह करें, इधर आ जाए। ये जो इसका पाम है इसके दो एस्पेक्ट है, एक इसका थंब है, थंब, और एक इसका लिटिल फिंगर है, ऐसा है कि नहीं? अब देखिए जो लिटिल फिंगर है इट इज ऑलवेज टुवर्ड द बॉडी। ये किसकी तरफ है, टुवर्ड द बॉडी। तो लिटिल फिंगर के साथ हाथ का जितना भी हिस्सा जाता है इसको हम कहते हैं मीडियल एस्पेक्ट। क्या कहते हैं, मीडियल। मीडियल मीन के मिड लाइन की तरफ है। लेकिन इसका जो थंब है ये तो क्या है, बॉडी से अवे है, इसको हम लेटरल एस्पेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल। तो लेटरल मीन बॉडी से बाहर और मीडियल मीन बॉडी की तरफ। तो हम कहते हैं कि द थंब इज लेटरल बट द लिटिल फिंगर इज मीडियल। बात समझ रहे कि नहीं? अब देखिए इसका पाम जो है ये आप लोग की तरफ है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। इसको मैं कहता हूं, सुन ले, इसको मैं कहता हूं कि अपना लिटिल फिंगर मेरी तरफ करें, इस तरह। अब इसने हाथ को रोटेट किया है कि नहीं? अब इसने फिर सुन ले, नॉर्मल करें, अपनी लिटिल फिंगर को मेरी तरफ करें। देखें दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन, दैट इज कॉल्ड बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसको मैं कहता हूं कि थंब अपनी तरफ ले जाए, दैट इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। बात समझ रहे कि नहीं? अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन में इसका जो लिटिल फिंगर है ये मीडियल है कि लेटरल है?
मीडियल है, लेकिन ये ऐसा मूव करे कि मीडियल से लेटरल बनाए, तो ये क्या है, लेटरल रोटेशन है। और जो चीज लेटरल है उसको ये किधर ले जाए, मीडियल, तो ये मीडियल रोटेशन है। अब सुन ले, ये जो ज्वाइंट है ये वाला, ये दैट इज कॉल्ड शोल्डर ज्वाइंट। ये क्या है, शोल्डर ज्वाइंट। मैं कहता हूं कि हाथ को अवे लेके आए मेरी तरफ, ये एबडक्शन है। क्या है, यहां पे मुझे फील होता है कि इस ज्वाइंट का रोल है। अपना हाथ अंदर की तरफ ले जाए, ये एडक्शन है, ये ज्वाइंट कर रहा है। ये ज्वाइंट भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, एवरीथिंग इज डूइंग दिस ज्वाइंट। ठीक है, मैं कहता हूं कि अपने हाथ को मेरी तरफ इस तरह रोटेट करे, लेटरल रोटेशन में भी ये है, मीडियल रोटेशन करे उसमें भी ये है। अब ऐसा करे कि अपने फिंगर टिप्स को कंधे के साथ टच करे, ये फ्लेक्शन है। ये क्या है, फ्लेक्शन है। अब देखें, इसका जो हाथ है इसकी डायमीटर अब ज्यादा है। ऐसा मूवमेंट जिसमें हम डायमीटर को कम करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और अगर हम डायमीटर को बढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ये जो ज्वाइंट है शोल्डर ज्वाइंट, ये फ्लेक्शन भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी कर सकता है, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो कितने टाइप्स के मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, शाबाश, मतलब इसमें 6 टाइप के मूवमेंट पॉसिबल है। और ऐसा ज्वाइंट जिसमें 6 टाइप के मूवमेंट आ जाए, शाबाश बताए, इसमें लेटरल रोटेशन है कि नहीं, इसमें मीडियल रोटेशन भी है, हाँ जी, और इसमें नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्शन भी और एक्सटेंशन भी। तो ऐसा ज्वाइंट जो सारे मूवमेंट को कर सके दैट इज कॉल्ड सरकमडक्शन। इसको क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ मूवमेंट को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड सरकमडक्शन। ये एग्जाम में आता है। तो बॉडी के अंदर 2 ज्वाइंट ऐसे हैं जिससे हम सरकमडक्शन करा सकते हैं, एक शोल्डर ज्वाइंट है, एक हिप ज्वाइंट है। ये क्या है, हिप ज्वाइंट है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये नाम सुना है कि नहीं, ये बॉल एंड सॉकेट है। इसमें होता क्या है, इसका जो बैक साइड है ना, यहाँ पे ये वाला जो साइड है इसको कहते हैं स्केपुला। इसको क्या कहते हैं, स्केपुला। ये जो बोन है यहाँ पे, इसका नाम है क्लेविकल। ये क्या है, क्लेविकल। इसको कॉलर बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं, इस पे कॉलर पड़ा होता है, इसको कॉलर बोन कहते हैं। अब सुन ले इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लेविकल है। ये जो क्लेविकल है एक साइड से स्टर्नम के साथ अटैच है, फ्रंट बोन, और दूसरे साइड से ये जाकर स्केपुला के साथ अटैच है। और स्केपुला का वो पार्ट जिस पे क्लेविकल अटैच करता है इसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये जो फ्लैट बोन है, फ्लैट, ये क्या है, स्केपुला, दैट इज कॉल्ड, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड। ये ब्लेड है, फ्लैट लाइक, मतलब फ्लैट बोन है। अब इस स्केपुला के अंदर एक केविटी है। क्या है, केविटी, उसका नाम है ग्लिनोइड केविटी। क्या है, ग्लिनोइड केविटी। अब ये जो हाथ है ये कौन सा बोन है, स्केपुला। इस स्केपुला के अंदर एक क्या है, केविटी, इसका नाम क्या है, ग्लिनोइड केविटी। और उस ग्लिनोइड केविटी में इस साइड से एक बोन का हेड है, राउंडेड, वो आकर फिट हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन। कौन सा, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस अगर ग्लिनोइड केविटी ऑफ द स्केपुला में फिट कर जाए तो उससे शोल्डर ज्वाइंट बनता है। क्या बनता है, शोल्डर। अब ये जो हेड है इसको चाहे किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें तो इस ज्वाइंट को अलाउ करेगा। ये बाल जो है वो हेड है, सॉकेट जो है वो ग्लिनोइड केविटी है, इसका नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसी तरह नीचे लोअर लिम्ब में हिप बोन का एसिटेबुलम केविटी होता है और हेड ऑफ द फीमर होता है, तो हिप ज्वाइंट बनाता है, वो भी बॉल एंड सॉकेट। तो जो भी ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट होता है उसमें हम सारे किस्म की रोटेशन करा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। अब इसकी तरफ आते हैं, ये वाला जो ज्वाइंट है दैट इज कॉल्ड एल्बो। क्या है, एल्बो ज्वाइंट। इसको मैं कहता हूँ, मैं इसका यहाँ पे जनाब इस तरह प्रेशर लगाता हूँ कि ये ज्वाइंट मूव ना करे, और मैं इसको कहता हूँ कि अपने हाथ को मेरी तरफ ले आए इस ज्वाइंट की मदद से। ये कर सकेगा, नहीं करेगा जब तक ये एरिया इन्वॉल्व ना हो। ये ज्वाइंट न हाथ को अवे लेके आएगा न टूवर्ड लेके जाएगा। ये ज्वाइंट न मिडिल रोटेशन करता है ना लेटरल। ये ज्वाइंट सिर्फ करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करता है। बस समझ रहे कि नहीं। इस रिस्ट ज्वाइंट को देखे, ये भी सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर सकता है। बस समझ रहे कि नहीं। अब एक सवाल है जो लोग गलत करते, एनाटॉमी पढ़ना आसान है, इसको समझना मेन चीज है कि यार एनाटॉमी कैसे पढ़ाई जाती है। देखिए इसका शोल्डर ज्वाइंट है ना, शोल्डर, सुन ले ये सारे, शोल्डर ज्वाइंट का जो भी कंट्रोल है वो उसके आर्म पे है। कहाँ पे है, आर्म पे। फिर इसका जो एल्बो ज्वाइंट है इसका कंट्रोल फोर आर्म पे है। कहाँ पे है, फोर आर्म।
और इसका जो रिस्ट ज्वाइंट है इसका कंट्रोल हैंड पे है। कहाँ पे है? हैंड एंड फिंगर्स पे है। अब सुन ले, मैं कहता हूं कि यार अपने हाथ को फ्लेक्स करे, सुन ले, हाथ को फ्लेक्स करना, तो इसका मतलब ये फ्लेक्सर मसल है। ये किस ज्वाइंट की वजह से? शोल्डर ज्वाइंट कंट्रोल करता है, लेकिन करता कौन है? एल्बो करता है। एल्बो के जरिए कौन कराता है? शोल्डर कराता है। फिर इस बंदे को मैं कहता हूं कि अपने रिस्ट हाथ को फ्लेक्स करे। हाथ की फ्लेक्शन जो है वो कौन करता है? एल्बो ज्वाइंट करता है। फिर इसको मैं कहता हूं कि सिर्फ उंगली, आप फिंगर को फ्लेक्स करे, तो फिंगर को करना ये रिस्ट ज्वाइंट का काम है। तो पूरे हाथ को फ्लेक्स करना शोल्डर का काम है, रिस्ट को फ्लेक्स करना ये एल्बो का काम है, और फिंगर को फ्लेक्स करना ये रिस्ट ज्वाइंट का काम है। अब समझ रहे कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि हम आगे इसमें यह भी पढ़ेंगे कि हाथ के अंदर कुछ फ्लेक्सर मसल होते हैं, कुछ एक्सटेंसर मसल होते हैं। फ्लेक्सर मसल फ्लेक्शन कराते हैं, एक्सटेंसर मसल एक्सटेंशन कराते हैं। फिर उनको अपनी अपनी नर्व सप्लाई करते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा रेडियल नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मीडियन नर्व है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये बात समझानी है कि जो ज्वाइंट बॉडी के अंदर बॉल एंड सॉकेट है उसमें एबडक्शन भी होगी, इसमें एडक्शन भी होगी, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन भी होगी, इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इन सब चीज़ों को इकट्ठा 6 टाइप्स की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन बॉडी के 2 जॉइंट्स में ज़्यादा होती है, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स में। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम जब सरकमडक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स के जनाब जॉइंट्स है जो पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखे व्हाट इज मेंट बाय लिथोटमी पोजीशन, कि व्हाट इज लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्या है एनाटॉमी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेके व्हाट इज लिथोटोमी पोजीशन। लेकिन a patient is a position in which a patient is lying on the back and both legs are raised, that is called lithotomy position। मतलब अगर एक बंदा है वो नॉर्मल लेटा हुआ है बेड पे और उसके दोनों लेग रेज हो, इसको क्या कहते हैं? लिथोटमी। इसको हम डिलीवरी पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है तो सुपाइन पोजीशन और लेग रेज होती है, दैट इज कॉल्ड। और लेग इसलिए रेज होती है ताकि बर्थ कैनाल को वाइडर बनाए। क्या बनाए? वाइडर बनाए। और उसकी जो लेग रेज होती है उसको हम, उस लेग को हम सपोर्ट के साथ उसके साथ टाइट करते हैं, वो सपोर्ट होता है। उस लिथोटमी पोजीशन का एक टेबल होता है, उसमें लेग रखते हैं फीमेल की। इसका वजह यह है कि ड्यूरिंग डिलीवरी देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, और अगर पेन की वजह से वो अपने एब्डोमिनल मसल को कंट्रैक्ट करती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑब्स्ट्रक्टेड। तो उस मतलब जो टेबल होता है उसमें लेग इसलिए रेस किया जाता है, एक तो हम जनाब डायमीटर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो बर्थ कैनाल है उसकी डायमीटर भी बढ़े और इसमें पेशेंट फिक्स भी आता है, तो इसमें जनाब वो डिलीवरी आसान हो जाती है। तो डिलीवरी पोजीशन को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? लिथोटमी पोजीशन। असल में ये जो पोजीशन है ये कब जनाब फॉलो किया जाता है? नंबर 1 ड्यूरिंग डिलीवरी, ये डिलीवरी के वक्त जनाब होता है। और नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट लिखना है, डिलीवरी और कौन कौन सी कंडीशन में। एनीवन, शाबाश। नॉर्मली ये तो डिलीवरी में होता है। ठीक है, डिलीवरी पोजीशन को हम लिथोटमी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लेके अगर एक फीमेल है उसमें सर्विक्स का कोई कैंसर है, क्या है? सर्विक्स। व्हाट इज सर्विक्स? इट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, और उससे गायनाकोलॉजिस्ट ने बायोप्सी लेनी है, तो वो वेजाइना के थ्रू जब सर्विक्स तक पहुंचेगी तो उसके लिए बर्थ कैनाल को वाइडर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे लेके बायोप्सी टेकिंग प्रोसीजर में, बायोप्सी जनाब, बायोप्सी इज अ पीस ऑफ टिश्यू विच टेकन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड सी फॉर कैंसरस चेंजेस। तो बायोप्सी टेकिंग प्रोसीजर में हम लिथोटमी पोजीशन फीमेल की कराते हैं। और कभी कभार कुछ फीमेल्स होती है वो IUCD रखने के लिए भी ये पोजीशन अपनाती है। ठीक है, IUCD स्टैंड फॉर इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सी फीमेल आती है और ये कहती है कि वो जनाब फॉर एग्जांपल वो मैरिड है
और वो ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पैदा हो, मतलब ये है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और वो कहते हैं कि इसके 5 साल या 10 साल तक अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करे, उसके बच्चे पैदा ना हो, तो उसको हम फिर IUCD का मशवरा देते हैं, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक कॉपर से बनी हुई डिवाइस होती है और ये गायनेकोलॉजिस्ट अंदर लेके यूट्रस में रख देती है। तो इसका मतलब यूट्रस में है तो इंट्रा यूटराइन है, और ऐसा डिवाइस जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फिर ये 5 से 8 साल तक यूट्रस में रहती हैं, और जब भी ये फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो मतलब यही डिवाइस स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ओवम तक जाने नहीं देती। और दूसरी बात, जो ओवम है वो भी ओवुलेशन के बाद 48 आवर के बाद क्विकली क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को रखने के लिए भी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन सा पोजीशन कराती है, लेथार्टमी पोजीशन कराती है। लेकिन सिंपली आप लोग इतना याद रखें कि दिस पोजीशन इज ऑलवेज डन फॉर द डिलीवरी पर्पस। ये किसके लिए, डिलीवरी पर्पस के लिए। इसके बाद आगे पढ़े नेक्स्ट। हाँ जी, कि बस करें, हाँ थक गए, ओके कल से इसको ख़त्म करेंगे, इम्पोर्टेंट टेबल को ख़त्म करेंगे ताकि फिर प्रॉपर टॉपिक की तरफ जाएंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कल जब आप इधर आएंगे लेक्चर से पहले ये पढ़ के आइए, आई विल आस्क सम रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। मैं कल जो चीज़ें पढ़ाऊँगा इसमें एक है सुपाइन पोजीशन क्या है, फिर प्रोन पोजीशन क्या है, ठीक है, मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, ठीक है, और सेजैटल प्लेन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या है। ये लास्ट टाइम हमने नहीं पढ़ाई थी, लेकिन दिस टाइम आई वांट टू ऐड इन द एनाटॉमी नॉलेज। तो प्लीज़ रिमेंबर, कल जो आप लोग लेक्चर लेंगे आफ्टर दैट एटलीस्ट अगर कोई बंदा कहेगा कि मेरे दाएं साइड पे मिड में दर्द है, तो पता होना चाहिए कि किडनी का दर्द हो सकता है, कॉमन बाइल डक्ट का मसला हो सकता है, या बाएं तरफ मिड में दर्द है तो ये सिग्माइड कोलोन हो सकता है, लेफ्ट किडनी हो सकती है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है। तो इनिशियली एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले एवरीबडी शुड नो द नॉर्मल लोकेशन ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड है कहाँ पे। तो इंशाल्लाह कल हम क्वाड्रेंट्स और हम एरियाज पढ़ेंगे कि एब्डोमेन के अंदर कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है, ठीक है। कल इंशाल्लाह 9 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।